हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ पूजा साहू। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेनिफिशियल होगा बीकॉम पास सेमेस्टर 6 स्टूडेंट के लिए और बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 5 स्टूडेंट के लिए। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो हमारा जो ये बैंकिंग है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। तो ये जो बैंकिंग है, इसका फर्स्ट एविडेंस मिला था वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में। उस टाइम लोगों को रत्नाकर बोलते थे, उन लोगों को रत्नाकर बोलते थे जो क्या करते थे, मनी लैंड करते थे दूसरे पर्सन को, लेकिन एट 0% इंटरेस्ट में, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता था। उसके बाद आया हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन। उस टाइम हमारा कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। तो इंडिया में सबसे पहला बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा सेटअप हुआ था 1770 में। किसके द्वारा हुआ था? अलेक्जेंडर कंपनी, पोर्तुगीज के द्वारा। तो ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ये हमारा सबसे पहला बैंक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे पहला बैंक कौन है, तो हमारा सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1770। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया 1806 में 1806 में आया हमारा बैंक ऑफ कलकत्ता। ये इंग्लिशमैन लोगों के द्वारा सेटअप किया गया था। 1809 में इसी बैंक का नाम, ये जो बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता, इसका नाम चेंज होकर हमारा क्या पड़ा? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। किस ईयर में? 1809 में। उसके बाद 1840 में हमारा आया प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में आया हमारा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। बाद में यही तीन बैंक, 1806 में जो बैंक ऑफ कलकत्ता, 1809 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, ये 1809, 1840, 1843, ये तीनों बैंक बाद में मर्ज होकर हमारा बना था इंपीरियल बैंक। उसके बाद आया हमारा 1863 में। 1863 में हमारा आया पहला जॉइंट स्टॉक बैंक। इस 1863 के पहले जितने भी बैंक्स थे वो सिंगल स्टॉक थे। सिंगल स्टॉक का मतलब है किसी एक ही कंपनी के द्वारा उस बैंक में क्या क्या सारा शेयर्स एक ही कंपनी का है, तो वो हो जाता है सिंगल स्टॉक बैंक। मतलब ये नहीं कि कुछ परसेंट शेयर्स इस कंपनी के हैं, कुछ परसेंट शेयर्स उस कंपनी के हैं। इसमें एक ही कंपनी का सारा शेयर्स था एक बैंक में, इसीलिए इसको सिंगल स्टॉक बोलते थे। और जब अलग अलग शेयर्स, कुछ शेयर्स इस कंपनी का, कुछ शेयर्स इस कंपनी के, ये जॉइंट स्टॉक वाला बैंक हमारा पहला था बैंक ऑफ अपर इंडिया। बट ये क्या हो गया, हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा, ख़त्म हो गया ये बैंक। फिर 1865 में हमारा आया इलाहाबाद बैंक, जो अब तक चल रहा है। ये हमारा, अगर पूछा जाएगा कि सबसे ओल्डेस्ट और एक्टिव जॉइंट स्टॉक बैंक, तो हमारा होगा इलाहाबाद बैंक, विच इज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1865। उसके बाद आया हमारा 1894 में पीएनबी बैंक, जिसका पूरा नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडिया था। ये इंडिया में ही इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इंडिया में ही ये इंडिया के द्वारा ये मैनेज किया जाता था। इसके पहले जितने भी बैंक्स थे वो भले ही इंडिया में सेटअप किए थे, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, बट उसको मैनेज करते थे हमारे बाहर के कंट्री। लेकिन ये पहला ऐसा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक विच इज मैनेज्ड बाय इंडिया। और 1911 में आया हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिया। अभी ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिया मतलब, मैनेज्ड बाय इंडिया मतलब तो समझ में आ गया कि इंडिया मैनेज कर रहा है। और ऑन्ड मतलब होता है इसमें जो जितने शेयर्स थे वो भी सारे इंडियन कंपनी के ही थे। ठीक है, बाहर की कोई भी कंपनी का इसमें शेयर्स नहीं था, इसीलिए इसको बोला गया। तो अगर पूछा जाएगा ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिया वाला पहला बैंक, तो वो होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर सिर्फ बोलेगा कि फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडिया वाला बैंक कौन सा है, तो वो होगा हमारा पंजाब नेशनल बैंक। फिर 1770 से लेके 1911 तक बैंक का कंडीशन जो था बहुत अच्छा था। बट सबसे अच्छा इसमें से यहाँ तक जितने भी बैंक्स आए वो सब ठीक ठाक ही थे। लेकिन 1901 से 1911 तक के बीच में जो बैंक आए थे, उस टाइम को बोलते थे गोल्डन एज ऑफ बैंकिंग। क्यों? इस टाइम सबसे अच्छा कंडीशन था बैंक का, इसीलिए इसको गोल्डन एज बोलते हैं। फिर गोल्डन एज के बाद डार्क एज भी आया, एक ख़राब टाइम भी आया, वो था हमारा 1913 से 1918 तक। ये हमारा था डार्क एज ऑफ बैंकिंग। ऐसा क्यों हुआ? 1913 से 1918 के बीच में डार्क एज ऑफ बैंकिंग क्यों बन गया? क्योंकि उसी टाइम हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। आपको तो पता ही होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था।
इसी वजह से क्या हो गया, उस टाइम बैंकिंग का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया। इसीलिए 1913 से 1918 के ईयर को हम लोग बोलते हैं डार्क एज ऑफ बैंकिंग, और गोल्डन एज ऑफ बैंकिंग है हमारा 1901 से 1911। 1921 में हमारा आया इम्पीरियल बैंक। अभी इम्पीरियल बैंक कौन सा है, वही जो हम लोग 3 बैंक्स पढ़े थे, जो हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। 1809 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। यही तीनों बैंक हमारा क्या हुआ, बाद में मर्ज हुआ। जब हमारा क्या बोलेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर से हम लोग बैंकिंग सिस्टम में क्या ध्यान देने लगे, उसके बाद ही हम लोग ये स्टेप लिए थे ये तीनों बैंक को मर्ज करने का। तो हमारा 1921 में ये तीनों बैंक को मिलाकर क्या बना, इम्पीरियल बैंक। तो वो 3 बैंक कौन थे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक मिलकर हमारा क्या बना, इम्पीरियल बैंक। उसके बाद 1926 में एक कमीशन बना था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। उसमें रिकमेंड किया गया था कि हम लोग को एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो कि क्या कर सके, सारे ये मनी कंट्रोल का काम वो कर सके। ठीक, उस सेंट्रल बैंक उस टाइम इस्टेब्लिश करने का यही उनका उद्देश्य था कि करेंसी को कंट्रोल किया जाए। तब जाके 1926 में हिल्टन यंग कमीशन जो हुआ था जिसमें रिकमेंड किया था कि हमें सेंट्रल बैंक चाहिए, तब जाके 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ, हमारा आरबीआई क्या हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुआ। और आरबीआई एक्ट अगर पूछा जाएगा तो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग तहत हमारा क्या हुआ, 1935 में आरबीआई बैंक बना था। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है, उस टाइम था कलकत्ता। फिर बाद में 1935 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज हो के कहाँ चला गया, मुंबई चला गया। और इसका मेन फंक्शन बोल दिए थे, कंट्रोल द करेंसी। आरबीआई का उस टाइम मेन फंक्शन था करेंसी को कंट्रोल करना। अभी तो बहुत सारे फंक्शंस उसके बढ़ गए। और 1949 में क्या हुआ, हमारा आरबीआई बैंक क्या हुआ था, नेशनलाइज्ड हुआ था। अब नेशनलाइज्ड मतलब क्या है, नेशनलाइज्ड मतलब होता है जब कोई बैंक प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 में, कौन से एक्ट के तहत, हमारा 1934 आरबीआई एक्ट के तहत। और हमारा आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि एसबीआई हमारा नेशनलाइज्ड कब हुआ था। तो हमारा एसबीआई बैंक जो था वो नेशनलाइज्ड हुआ था 1955 में। इसका एक्ट भी था एसबीआई एक्ट 1955। तो आरबीआई हमारा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत वो 1935 में नेशनलाइज्ड हुआ। एसबीआई बैंक हमारा 1955 एक्ट के तहत हमारा 1955 में ही एसबीआई क्या हुआ, नेशनलाइज्ड हुआ। और ये किस रिकमेंडेशन पे हुआ, ये एडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंड पे क्या हुआ, हमारा एसबीआई नेशनलाइज्ड हुआ। और एसबीआई के हमारे 8 एसोसिएट्स बैंक ऑफ एसबीआई थे। ठीक है, सबसे पहला था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, फर्स्ट हमारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, सेकेंड हमारे स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, थर्ड हमारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, फोर्थ हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, फिफ्थ हमारा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सिक्स्थ हमारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सेवेंथ हमारा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एट्थ में हमारा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये 8 बैंक्स थे जो हमारा एसबीआई के क्या थे, एसोसिएट्स थे। एसोसिएट्स मतलब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये सहायक बैंक थे हमारे 8। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर था, ये इसका सिचुएशन बहुत मतलब लॉस में, घाटे में जा रहा था, जिसके वजह से ये क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जो था वो जयपुर के साथ मर्ज हो गया। कौन से ईस्वी में, 1963। कौन से ईयर में, 1963 में हमारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर मर्ज हो गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ। फिर क्या आया हमारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये किसके साथ मर्ज हुआ, ये हमारा एसबीआई के साथ ही मर्ज हो गया। ये तो आपस में ये दोनों मर्ज हुए थे, लेकिन जो सौराष्ट्र बैंक था वो किसके साथ, एसबीआई के साथ मर्ज हुआ। किस ईयर में, 2008 में। फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये भी एसबीआई के साथ मर्ज हो गया 2010 में। फिर जाके अब देखिए हमारा ये एक हुआ, ये बैंक एक हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये तो उसके साथ मर्ज हो गया, ये एसबीआई के अंदर आ गया। तो ये 1 2 3 4 5, अभी जो 5 बचे ये सब भी क्या हुए, बाद में जाकर एसबीआई के साथ मर्ज हो गए। किस ईयर में, 1 अप्रैल 2017 में।
ठीक है। उसके बाद एक भारतीय महिला बैंक था जो कि हमारा आया था 2013 में, वो भी क्या हो गया था हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वो भी मर्ज हो गया था। ठीक है। फिर जाके ये हमारा हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1955 का। फिर जाके 19 जुलाई 1969 में हमारा 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुआ था। फिर 15 अप्रैल 1980 में हमारे 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए। टोटल 19 बैंक्स, टोटल कितने यहाँ पे हो रहे हैं 14 + 6 कितना हो रहा है 14 + 6 हमारा हो रहा है 20। टोटल 20 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए, जिसमें से 40 नेशनलाइज्ड हुए 1969 में और 6 बैंक्स हमारा नेशनलाइज्ड हुए थे 1980 में। तो 20 होना चाहिए, बट 20 नहीं था, कितना था ये 19 था। 19 कैसे हुआ, 2 बैंक क्या हुए यहाँ पे मर्ज हो गए थे। न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो था वो पीएनबी के साथ 1993 में मर्ज हो गया था। अब हम देखते हैं कि ये जो 19 जुलाई 1969 में जो 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे उनका नाम क्या था। ठीक है, तो ये जो 14 बैंक्स जो नेशनलाइज्ड हुए 1969 में, उनका नाम था, सबसे पहला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थर्ड देना बैंक, फोर्थ पंजाब नेशनल बैंक, फिफ्थ सिंडिकेट बैंक, सिक्स्थ कैनरा बैंक, सेवेंथ इंडियन बैंक, एट्थ इंडियन ओवरसीज बैंक, नाइन्थ यूनियन बैंक, टेंथ इलाहाबाद बैंक, 11 बैंक ऑफ बड़ौदा, 12 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 13 यूको बैंक, 14 बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो 14 बैंक्स थे ये हमारा नेशनलाइज्ड हुआ था 19 जुलाई 1969 में। और ये कौन से एक्ट के तहत हुआ था, ये हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हमारा ये 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुआ। और जो 15 अप्रैल 1980 में जो और 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही क्या हुए थे, वो भी नेशनलाइज्ड हुए थे। तो वो 6 बैंक्स हमारे क्या क्या है, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकेंड विजया बैंक, थर्ड ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ आंध्रा बैंक, फिफ्थ कॉर्पोरेट बैंक, सिक्स्थ न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे वो 6 बैंक्स थे जो कि 1980 में क्या हुए थे, नेशनलाइज्ड हुए थे। इसी में जो हमारा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया था, पंजाब नेशनल पीएनबी, इसके साथ ये दोनों क्या हुए आपस में मर्ज हो गए थे, कब 1993 में। तो ये रहा आज का हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम दूसरा टॉपिक पढ़े तो आपको अच्छी तरह से समझ आए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।